जूस क्यों फेंक दिया? खान जी ताज़ा जूस पीते हैं, उस वक्त उन्होंने मना कर दिया, दोबारा बोलेंगे तो ताज़ा बना के दे दूंगी। इतनी मेहनत से जूस बनाया था, फेंकने से बेहतर था खुद पी लेती। तुम जाके बीजान को फकियां खिलाओ, उनकी मालिशें करो, मैं जूस पीऊं या फेंकूं, तुम्हें इससे क्या है? आपका सौतेला भाई खुद तो किचन में जाके जहर नहीं मिला सकता, इतनी बड़ी साजिश वो अकेले नहीं कर सकता। यकीनन आपके मुलाजमों में से कोई ना कोई फर्द था जो उसके साथ मिला हुआ था। तुम्हें मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है, और कान खोल कर सुन लो, मैं रबिया से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। मैं तुम्हें कभी भी नहीं अपना सकता। मैं तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत और खुलूस के साथ ये तोहफा लाई थी दुर्सम, जैसे तुमने इतनी बेदर्दी के साथ ठुकराया है। तुमने भरोसा उस अजनबी लड़की पर किया है जिसके ना खानदान का पता, ना ज़ात, ना बिरादरी। अब से सिर्फ वो तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। ये हुक्म देकर तुमने हवेली की बरसों पुरानी मुलाजमाओं को ये एहसास दिलाया कि तुम इन पर शक करते हो। अब मुझे अगर अपनी जान इतनी अहम नहीं है, औरों को तो है। का भरोसा है मुझ पर कि उनके लिए कुछ करूं, इस कबीले का ख्याल रखूं। मैं तो दिनों की गिनती भूल गई। पता नहीं कितने दिन, कितने हफ्ते गुजर गए मेरी बानों को लापता हुए। पता नहीं अब मिलेगी भी कि नहीं। चाचा जी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम होश में तो हो? होश में मुझे नहीं, तुम्हें आने की जरूरत है। तुम्हारा यही गुस्सा, तुम्हारा यही जज्बातीपन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो इसी को इस्तेमाल करके तुम्हें भड़काते हैं। उन्हें पता है तुमने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, तुम तो अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते। और कान खोल कर सुन लो, मैं रबिया से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। मैं तुम्हें कभी भी नहीं अपना सकता। बच्चे, मैं तुम्हें पूरी हवेली में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ वीराने में अकेली बैठी हो, नाराज हो? मैं ठीक हूँ चाचा जी, मेरी फिक्र ना करें। मेरे बड़े भाई की आखिरी निशानी हो तो कैसे फिक्र ना करो? गुमसुम क्यों हो गई? हंसती बोलती क्यों नहीं हो पहले की तरह? बच्चे, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा चाचा तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे भी यही लगता था चाचा जी। तो सब खान बेवकूफ की वजह से यूं मुझे कदम उठाना पड़ा। उसे कि तुम मुझे माफ करते। उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। मुझे नहीं पता वो कब और कैसे हमारे ढाबे पे आने लगा। मामा जी मुझे कहते थे कि मैं उसको नज़रअंदाज कर दिया करूं। एक दिन मैंने उसे सख्ती से हमारे ढाबे पे आने से मना कर दिया तो उसने इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया, फिर ज़बरदस्ती हमारे घर घुस आया। मामा जी को धमकियाँ दी, मेरे भाई को धमकियाँ दी। मामा जी बहुत डर गए थे। उन्हीं दिनों मुदस्सिर का भी रिश्ता आया हुआ था। मामा जी ने अपनी कसम देकर मेरी मुदस्सिर से शादी कर दी।
शादी के बाद अपने गांव से शहर आ गई। उस वक्त हमने सब कुछ खत्म कर दी। थोड़ा हौसला रखें। आपने मुझ पर भरोसा किया, खुलकर मुझे सारी बात बताई। इंशाल्लाह मैं इस मसले का हल जरूर निकालूंगा। जिस शख्स की आप बात कर रही हैं उसे भी मैं देख लूंगा। मेरा आपसे वादा है, मैं आपको आपके घर तक जरूर पहुंचाऊंगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड का नाजरीन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और नाजरीन बार बार कमेंट बॉक्स में यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ड्रामा सीरियल जंजीर, जिसे नाजरीन ने स्क्विड गेम का भी लक़ब दिया है, इसकी आने वाली एपिसोड नाजरीन को स्क्रीन पर कब दिखाई जाएगी। बहुत से मदाह तो बार बार कमेंट बॉक्स में ये भी एतराज़ करते हैं कि इतने मास्टरपीस ड्रामे को आखिर हफ्ते में 2 मरतबा ही टीवी स्क्रीन पर क्यों नशर किया जाता है। ऐसे मास्टरपीस ड्रामास को तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 नहीं बल्कि 4 दिन नशर करना चाहिए था। लेकिन नाजरीन अगर देखा जाए तो ऐसे मास्टरपीस ड्रामास अक्सर उनकी इकसात कम ही होती हैं और जो ड्रामा हफ्ते में 2 मरतबा लगाया जाए तो जान जाएं कि उसकी इकसात 36 से 38 के दरमियान होगी। उसके बाद इस ड्रामे का इख्तिताम हो जाएगा। और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रामा सीरियल जंजीर अब 24वीं इकसात तक पहुंच चुका है और इसकी कुछ ही इकसात बाकी हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम साबिका एपिसोड में होने वाले वाक़यात के मुतल्लिक बात करेंगे और उन वाक़यात के मुतल्लिक बात करेंगे और उसके बाद उन वाक़यात के रिलेटेड आने वाली एपिसोड में आखिर क्या क्या हो सकता है उस पर मुकम्मल तौर पर तफसीली बात करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे बिया और सरबुलंद के रिलेशन के बारे में कि आखिरकार बिया क्या आने वाली एपिसोड में तमाम का तमाम सच या उस विक्टिम के बारे में या उसका नाम सरबुलंद के सामने उठाएगी कि आखिरकार उस रात हमारे घर में घुसने वाला बंदा कौन था और उसका नाम क्या था। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बिया अब सरबुलंद वालों के घर में है और आखिर कैसे इसकी सच्चाई का इल्म कब होगा कि ये कौन है। नाजरीन, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सोहराब खान भी अब बिया के पीछे पड़ चुका है क्योंकि अब उसे भी पता चल चुका है कि बिया मुदस्सिर की बीवी है और ये वही मुदस्सिर इसका दोस्त है जो बचपन ही से सरबुलंद का दोस्त था। खैर नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि जिस रात बिया उस कमरे में बड़ी आबा या बड़ी जान के लिए कुछ किताबें ढूंढ रही थी और कुछ किताबें ढूंढने के बाद वहाँ पर सरबुलंद भी आ जाती हैं। सरबुलंद को देखकर बिया सरबुलंद से कहती है कि मैं आपसे माआज़रत चाहती हूँ, आपके पूछे बग़ैर मैं इस कमरे के अंदर दाखिल हुई हूँ, इस पर मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि बी जान के लिए कुछ ऐसी किताबें मैं ढूंढ सकूं जो उनका वक्त या टाइम पास हो सके और उन्हें मैं वो किताबें पढ़कर सुना सकूं। खैर नाजरीन, जिस पर सरबुलंद बिया से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप अपने लिए भी कुछ ढूंढना चाहें तो ले जा सकती हैं। नाजरीन, इसी के साथ बिया वहाँ से जाने लगती है तो सरबुलंद पीछे से बिया को आवाज़ देता हुआ कहता है कि आप तो मुझे परेशान नज़र आ रही हैं, सब ठीक तो है ना? अगर कोई परेशानी वाली बात है तो आप मेरे साथ वो बात शेयर कर सकती हैं। नाजरीन, जिस पर बिया सरबुलंद से पहले तो कहती है कि नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पर मैं परेशान हूँ या मेरे चेहरे से आपको परेशानी नज़र आ रही है।
جس کے جواب میں سربلند بیا کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کچھ پریشان دکھ رہی ہیں۔ کیا آپ کو اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے؟ ناظرین، جس پر بیا کہتی ہے کہ ہاں، مجھے اپنے ماما اور اپنے بھائی طیب کی بہت یاد آ رہی ہے۔ مجھے وہ بیتے ہوئے لمحات یاد آ رہے ہیں جو کہ میں نے اپنے ماما اور اپنے بھائی طیب کے ساتھ گزارے تھے۔ اس کے بعد جب میری شادی ہوئی اور وہ لمحات جو میں نے مدثر کے ساتھ گزارے تھے، وہ تمام کا تمام خلاصہ میری آنکھوں کے سامنے روزانہ کی تعداد میں گزرتا ہے۔ میں روز جیتی ہوں اور روز مرتی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے مجھے کیا کرنا چاہیے یا میں کیا کروں گی۔ ناظرین، جس پر سربلند اس سے کہتا ہے، بیا سے کہتا ہے کہ آپ بیٹھیں، مجھے بتائیں، شروع سے بتائیں، آخر آپ کی زندگی میں وہ شخص کون تھا جس نے آپ کی خوشیوں کو برباد کر دیا، آپ کی خوشیوں کو نظر لگائی اور اس نے میرے دوست مدثر کا قتل کیا۔ ناظرین، وہاں پر بیا بیٹھ کر سربلند کو مکمل سٹوری سناتی ہے۔ وہ سربلند کو بتاتی ہے کہ میں، میرا بھائی اور ماما ایک ڈھابے پر کام کیا کرتے تھے۔ ہمارا ڈھابا بہت اچھا چل رہا تھا، اور اسی کے ساتھ وہ بتاتی ہے کہ ایک وحش لڑکا ہمارے ڈھابے پر آنے لگا۔ وہ میرے ماما اور میرے بھائی طیب کو دھمکیاں دینے لگا۔ اکثر میرے ماما مجھ سے یہ بات پر اصرار کرتے رہتے تھے کہ میں اس کے ساتھ نہ لڑوں، وہ جب بھی آئے تو میں چھپ جاؤں، لیکن میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں نے اس کا مقابلہ کیا، سب کے سامنے میں نے اس کی بے عزتی کی، اور اسے میں نے کہا کہ آئندہ کے بعد ہمارے ڈھابے پر تم قدم بھی مت رکھنا۔ آخر کار یہ بات اس کی انا پر آ گئی اور اس نے ہمارا پیچھا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس نے میرے ماما سے یہ تک بھی کہا کہ میں بیا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ماما میری شادی اس وحش اور بدمعاش لڑکے کے ساتھ نہیں کرانا چاہتے تھے۔ اور اسی دنوں مدثر کا رشتہ بھی ہمارے ہاں آیا۔ میرے ماما نے جب مدثر سے ملاقات کی اور اس کے بارے میں جاننا شروع کیا تو اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ مدثر ایک اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، اور دوسری طرف میرے ماما نے یہ بھی سوچا کہ اگر میں اس کی شادی مدثر کے ساتھ نہیں کرا دیتا تو کچھ دن بعد وہی وحش اور بدمعاش لڑکا ہمارے ڈھابے پہ آ کر مجھ سے زور زبردستی شادی کرنا چاہ رہا تھا۔ خیر ناظرین، میرے ماما نے مجھ سے یہ بات تو شیئر نہیں کی، لیکن میرے بھائی طیب نے مجھے اس کے متعلق آگاہ کر دیا تھا۔ نہ اس لیے مدثر بار بار ہمارے ڈھابے پر آتا اور مجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا۔ میرے ماما کو جب اس بات کا علم ہوا تو میرے بھائی طیب نے میرے ماما سے اس کے متعلق بات کی، اور اس کے بعد مدثر ہمارے گھر رشتہ میرا لینے آیا، اور میرے ماما نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے کہا کہ بیٹی، میری سفید داڑھی اور سفید بالوں کو دیکھو، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیوں میں اتنا دم باقی نہیں ہے کہ تم جیسی جمال لڑکی کے لیے میں ایسے بدمعاش لڑکوں کے ساتھ لڑ سکوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہو، اس کے ساتھ ڈٹ سکتی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے مدثر لڑکا پسند آیا ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ سربلند بیا کی یہ تمام باتیں بڑی غور سے سن رہا ہوتا ہے، اور بیا اپنی کہانی آگے بڑھاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ میرے ماما نے یہ فیصلہ کیا کہ میری شادی مدثر کے ساتھ کرانے کے بعد وہ کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں چلے جائیں گے، جہاں پر وہ میرے بھائی طیب اور میرے چچا زاد بھائی کے ساتھ دوبارہ سے ایک چھوٹے سے ڈھابے کا آغاز کریں گے۔ خیر ناظرین، میری شادی، اس نے کہا کہ میری شادی مدثر کے ساتھ کرانے کے بعد میں اسلام آباد چلی گئی، اور میرے جانے کے بعد میرے ماما اور طیب نے ڈھابا بیچ کر وہ کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں روانہ ہو گئے۔ جب وہ لوگ گاؤں پہنچے اور میں اسلام آباد پہنچی تو ہم لوگوں کی بات فون پر ہوا کرتی تھی۔ مدثر اور میں اپنی زندگی میں کافی زیادہ خوش تھے۔
हम वो तमाम एक्टिविटीज़ करते थे जिससे हमें सुकून मिलता था। इसी के साथ वो बताती है कि मुदस्सिर सुबह ऑफिस जाते और मैं उनके लिए खाना बनाती। हम लोग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन पता नहीं हमारी खुशियों को आखिर नज़र किसकी लगी है। इसके बाद एक रात जब मेरी बर्थडे थी तो मुदस्सिर मेरे लिए तोहफे तहाइफ लाया था। वो मेरे लिए तमाम वो चीज़ें लाया था जो मुझे पसंद थी या जिनकी मैं ख्वाहिश रखती थी। उसी रात हम देखते हैं कि हमारे घर में कुछ लोग घुस आते हैं। जैसे ही मेरी नज़र उस शख्स पर पड़ती है जो कि हमारे ढाबे आकर मुझे तंग किया करता था, तो मेरे पाँवों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसी वक्त मैं मुदस्सिर को बताती हूँ कि ये तो वही लड़का है जो कि हमारे ढाबे पर आकर मेरे मामा और मेरे भाई तैयब को धमकियाँ दिया करता था। इसी के साथ मुदस्सिर मुझे पानी की टंकी में छुपा देते हैं और मेरे साथ वादा करते हैं कि मैं दोबारा ज़रूर लौटूंगा। लेकिन उसके बाद वो तो नहीं लौटे, बल्कि आप लौटे हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाई, और उसके बाद आपने ही मेरे सर पर एक साया रखा, वरना मैं तो दर बदर भटक जाती या पुलिस वाले मेरे से सवालात कर के मेरे ऊपर ही मुदस्सिर के कत्ल का इल्ज़ाम लगा देते। इसी के साथ बिया अपनी तमाम सच्चाई सर बुलंद खान को बताती है और सर बुलंद खान बिया की ये सच्चाई सुनकर काफ़ी ज़्यादा आभारित हो जाता है। दूसरी तरफ बिया भी रोने लगती है और बिया किसक किसक कर रो रही होती है। सर बुलंद वहाँ से उठता है और पानी का जग उठाकर पानी का गिलास बिया को भर देता है और बिया को तसल्ली देता है कि आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस शख्स ने भी आपकी ज़िंदगी या आपकी खुशियों को बर्बाद किया है उसके साथ मैं निपट कर रहूँगा। सिर्फ इसीलिए ही नहीं बल्कि उसने मेरे दोस्त का कत्ल किया है, वो दोस्त जो बचपन ही से हमारे साथ रहा, बचपन ही से हमारे साथ पला बढ़ा और बचपन ही से मैंने उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। मैं अपनी हर बात मुदस्सिर के साथ शेयर करता था, हत्ता कि मुदस्सिर भी मेरे साथ वो तमाम बातें शेयर किया करता था जो कि उसकी ज़िंदगी में कठिन भिड़ती। इसी के साथ वो बताता है कि जब उसने पहली मर्तबा आपको देखा तो इसके मुतल्लिक भी उसने मुझे तमाम हक़ाइक़ बताए और बताया कि मैं ढाबे वाली लड़की, मैंने उससे कहा, लेकिन उसने कहा कि ये आपकी भाभी है। खैर नाजरीन, इसी के साथ सर बुलंद और बिया के दरमियान कुछ मुकालमा होता है और इसी के साथ सर बुलंद बिया से ये भी वादा करता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक न एक दिन मैं आपके घर वालों से आपको ज़रूर मिलवाऊँगा। नाजरीन, अब हम बात करते हैं तोरसम खान की। जिस तरह तोरसम खान का इस्तेमाल उसके मामा हयात खान कर रहे हैं, अब मेरे ख्याल से ज़्यादा देर तक ये बात चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब तोरसम खान की आंखें खुल चुकी हैं। जब उससे यानी कि हयात खान की भतीजी ने तमाम हक़ाइक़ बताए और तोरसम खान को बताया कि तुम अपने दोस्तों और दुश्मनों के दरमियान फ़र्क नहीं कर पा रहे, मुझे तुम पर बहुत अफसोस हो रहा है। हयात खान यानी कि मेरे चचा जब भी चाहें तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं और तुम पागलों की तरह वो काम कर देते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जिस पर वो तोरसम कहता है कि क्या तुम होश में भी हो? तुम्हें मालूम भी है कि तुम मामा पर क्या इल्ज़ाम लगा रही हो? नाजरीन, जिस पर वो खातून तोरसम खान से कहती हैं कि हाँ, मुझे पता है कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, ये मैं इल्ज़ाम तुम पर या चचा पर नहीं लगा रही, जो हकीकत है वही मैं तुम्हें बता रही हूँ। चचा के बारे में तुम नहीं जानते, वो कब चाहते हैं जो चाहते हैं और तुम्हें गुस्सा दिलवा कर तुमसे वही काम करवाते हैं जो कि तुम नहीं करना चाह रहे। नाजरीन, जिस पर तोरसम खान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लड़की से कहता है कि मुझे मत सिखाओ कि मेरा कौन अपना है और कौन पराया है, मेरा कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। लेकिन ए लड़की, मेरी ये बात गौर से सुन लो, ये जो तुम मेरे आसपास भटकती रहती हो, तो मेरी बात ये कान खोल कर सुन लो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाह रहा जो तुम मेरे आसपास भटकती हो।
मेरी ये बात तुम कान खोल कर सुन लो। ये बात मैं तुमसे दोबारा वाज़े तौर पर करना चाह रहा हूँ, या तुम्हें ये बात मैं वाज़े तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि मैं बिया के साथ मोहब्बत करता हूँ और मैं शादी भी उसी के साथ करूँगा। नाजरीन, ये सुनकर उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से से वो तोरसम खान से कहती है कि तुम अंधे हो चुके हो, तुम्हें कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। ये बात तुम याद रखना। मैं जितने प्यार से तुम्हारे लिए ये तोहफ़ा लाई थी, तुमने उतनी ही नफ़रत से मेरे इस तोहफ़े को रद्द कर दिया। मेरी इस मोहब्बत को तुमने ठुकराया है, इसका हिसाब मैं तुमसे ज़रूर लूँगी। नाजरीन, तोरसम खान गरूर में अपना हाथ झटकते हुए उससे कहता है कि बिल्कुल, जाओ जाओ। नाजरीन, ड्रामा सीरियल ज़ंजीर की आने वाली एपिसोड का नाजरीन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और नाजरीन बार बार कमेंट बॉक्स में यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ड्रामा सीरियल ज़ंजीर, जिसे नाजरीन ने स्क्विड गेम का भी लक़ब दिया है, इसकी आने वाली एपिसोड नाजरीन को स्क्रीन पर कब दिखाई जाएगी। बहुत से मदाह तो बार बार कमेंट बॉक्स में ये भी एतराज़ करते हैं कि इतने मास्टरपीस ड्रामे को आखिर हफ्ते में 2 मरतबा ही टीवी स्क्रीन पर क्यों नशर किया जाता है। ऐसे मास्टरपीस ड्रामास को तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 नहीं बल्कि 4 दिन नशर करना चाहिए था। लेकिन नाजरीन, अगर देखा जाए तो ऐसे मास्टरपीस ड्रामास अक्सर उनकी इकसात कम ही होती हैं और जो ड्रामा हफ्ते में 2 मरतबा लगाया जाए तो जान जाएं कि उसकी इकसात 36 से 38 के दरमियान होगी। उसके बाद इस ड्रामे का इख्तिताम हो जाएगा। और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रामा सीरियल ज़ंजीर अब 24वीं इकसात तक पहुंच चुका है और इसकी कुछ ही इकसात बाकी हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम साबिका एपिसोड में होने वाले वाक़यात के मुतल्लिक बात करेंगे और उन वाक़यात के मुतल्लिक बात करेंगे और उसके बाद उन वाक़यात के रिलेटेड आने वाली एपिसोड में आखिर क्या क्या हो सकता है उस पर मुकम्मल तौर पर तफसीली बात करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे बिया और सरबुलंद के रिलेशन के बारे में कि आखिरकार बिया क्या आने वाली एपिसोड में तमाम का तमाम सच या उस विक्टिम के बारे में या उसका नाम सरबुलंद के सामने उठाएगी कि आखिरकार उस रात हमारे घर में घुसने वाला बंदा कौन था और उसका नाम क्या था। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बिया अब सरबुलंद वालों के घर में है और आखिर कैसे इसकी सच्चाई का इल्म कब होगा कि ये कौन है। नाजरीन, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सोहराब खान भी अब बिया के पीछे पड़ चुका है, क्योंकि अब उसे भी पता चल चुका है कि बिया मुदस्सिर की बीवी है और ये वही मुदस्सिर इसका दोस्त है जो बचपन ही से सरबुलंद का दोस्त था। खैर नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि जिस रात बिया उस कमरे में बड़ी आबा या बड़ी जान के लिए कुछ किताबें ढूंढ रही थी और कुछ किताबें ढूंढने के बाद वहाँ पर सरबुलंद भी आ जाती हैं। सरबुलंद को देखकर बिया सरबुलंद से कहती है कि मैं आपसे माआज़रत चाहती हूँ, आपके पूछे बग़ैर मैं इस कमरे के अंदर दाखिल हुई हूँ, इस पर मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि बी जान के लिए कुछ ऐसी किताबें मैं ढूंढ सकूं जो उनका वक्त या टाइम पास हो सके और उन्हें मैं वो किताबें पढ़कर सुना सकूं। खैर नाजरीन, जिस पर सरबुलंद बिया से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप अपने लिए भी कुछ ढूंढना चाहें तो ले जा सकती हैं। नाजरीन, इसी के साथ बिया वहाँ से जाने लगती है तो सरबुलंद पीछे से बिया को आवाज़ देता हुआ कहता है कि आप तो मुझे परेशान नज़र आ रही हैं, सब ठीक तो है ना? अगर कोई परेशानी वाली बात है तो आप मेरे साथ वो बात शेयर कर सकती हैं।
नाजरीन, जिस पर बिया सर बुलंद से पहले तो कहती है कि नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पर मैं परेशान हूँ या मेरे चेहरे से आपको परेशानी नज़र आ रही है। जिसके जवाब में सर बुलंद बिया को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे नज़र आ रहा है कि आप कुछ परेशान दिख रही हैं। क्या आपको अपने घर वालों की याद आ रही है? नाजरीन, जिस पर बिया कहती है कि हाँ, मुझे अपने मामा और अपने भाई तैयब की बहुत याद आ रही है। मुझे वो बीते हुए लम्हात याद आ रहे हैं जो कि मैंने अपने मामा और अपने भाई तैयब के साथ गुजारे थे। उसके बाद जब मेरी शादी हुई और वो लम्हात जो मैंने मुदस्सिर के साथ गुजारे थे, वो तमाम का तमाम खुलासा मेरी आंखों के सामने रोज़ाना की तादाद में गुज़रता है। मैं रोज़ जीती हूँ और रोज़ मरती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूँगी। नाजरीन, जिस पर सर बुलंद इससे कहता है, बिया से कहता है कि आप बैठें, मुझे बताएं, शुरू से बताएं, आखिर आपकी ज़िंदगी में वो शख्स कौन था जिसने आपकी खुशियों को बर्बाद कर दिया, आपकी खुशियों को नज़र लगाई और उसने मेरे दोस्त मुदस्सिर का कत्ल किया। नाजरीन, वहाँ पर बिया बैठकर सर बुलंद को मुकम्मल स्टोरी सुनाती है। वो सर बुलंद को बताती है कि मैं, मेरा भाई और मामा एक ढाबे पर काम किया करते थे। हमारा ढाबा बहुत अच्छा चल रहा था और इसी के साथ वो बताती है कि एक वहाश लड़का हमारे ढाबे पर आने लगा। वो मेरे मामा और मेरे भाई तैयब को धमकियां देने लगा। अक्सर मेरे मामा मुझसे ये बात पर इसरार करते रहते थे कि मैं उसके साथ ना लड़ूं। वो जब भी आए तो मैं छुप जाऊं, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं थी। मैंने उसका मुकाबला किया, सबके सामने मैंने उसकी बेइज्जती की और उसे मैंने कहा कि आइंदा के बाद हमारे ढाबे पर तुम कदम भी मत रखना। आखिरकार ये बात उसकी अना पर आ गई और उसने हमारा पीछा शुरू कर दिया। हत्ता कि उसने मेरे मामा से ये तक भी कहा कि मैं बिया के साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मामा मेरी शादी उस वहाश और बदमाश लड़के के साथ नहीं कराना चाहते थे। और उसी दिनों मुदस्सिर का रिश्ता भी हमारे यहाँ आया। मेरे मामा ने जब मुदस्सिर से मुलाकात की और उसके बारे में जानना शुरू किया तो उसके बाद उन्हें मालूम हुआ कि मुदस्सिर एक अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। और दूसरी तरफ मेरे मामा ने ये भी सोचा कि अगर मैं इसकी शादी मुदस्सिर के साथ नहीं करा देता तो कुछ दिन बाद वही वहाश और बदमाश लड़का हमारे ढाबे पे आकर मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती शादी करना चाह रहा था। खैर नाजरीन, मेरे मामा ने मुझसे ये बात तो शेयर नहीं की, लेकिन मेरे भाई तैयब ने मुझे इसके मुतल्लिक आगाह कर दिया था। ना इसलिए मुदस्सिर बार बार हमारे ढाबे पर आता और मुझसे बातचीत करने की कोशिश करता। मेरे मामा को जब इस बात का इल्म हुआ तो मेरे भाई तैयब ने मेरे मामा से इसके मुतल्लिक बात की और इसके बाद मुदस्सिर हमारे घर रिश्ता मेरा लेने आया। और मेरे मामा ने मेरे आगे हाथ जोड़ के मुझसे कहा कि बेटी, मेरी सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बालों को देखो, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी हड्डियों में इतना दम बाकी नहीं है कि तुम जैसी जवान लड़की के लिए मैं ऐसे बदमाश लड़कों के साथ लड़ सकूं। मैं जानता हूं कि तुम उसके साथ मुकाबला कर सकती हो, उसके साथ डट सकती हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे मुदस्सिर लड़का पसंद आया है और मैं यही चाहता हूं कि तुम इसके साथ शादी कर लो। सर बुलंद बिया की ये तमाम बातें बड़ी गौर से सुन रहा होता है और बिया अपनी कहानी आगे बढ़ाती है। वो बताती है कि मेरे मामा ने ये फ़ैसला किया कि मेरी शादी मुदस्सिर के साथ कराने के बाद वो कश्मीर के एक छोटे से गांव चले जाएंगे, जहां पर वो मेरे भाई तैयब और मेरे चचाजाद भाई के साथ दोबारा से एक छोटे से ढाबे का आगाज़ करेंगे। खैर नाजरीन, मेरी शादी, उसने कहा कि मेरी शादी मुदस्सिर के साथ कराने के बाद मैं इस्लामाबाद चली गई और मेरे जाने के बाद मेरे मामा और तैयब ने ढाबा बेचकर वो कश्मीर के एक छोटे से गांव रवाना हो गए।
जब वो लोग गांव पहुंचे और मैं इस्लामाबाद पहुंची तो हम लोगों की बात फ़ोन पर हुआ करती थी। मुदस्सिर और मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। हम वो तमाम एक्टिविटीज़ करते थे जिससे हमें सुकून मिलता था। इसी के साथ वो बताती है कि मुदस्सिर सुबह ऑफिस जाते और मैं उनके लिए खाना बनाती। हम लोग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन पता नहीं हमारी खुशियों को आखिर नज़र किसकी लगी है। इसके बाद एक रात जब मेरी बर्थडे थी तो मुदस्सिर मेरे लिए तोहफे तहाइफ लाया था। वो मेरे लिए तमाम वो चीज़ें लाया था जो मुझे पसंद थी या जिनकी मैं ख्वाहिश रखती थी। उसी रात हम देखते हैं कि हमारे घर में कुछ लोग घुस आते हैं। जैसे ही मेरी नज़र उस शख्स पर पड़ती है जो कि हमारे ढाबे आकर मुझे तंग किया करता था तो मेरे पाँवों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसी वक्त मैं मुदस्सिर को बताती हूँ कि ये तो वही लड़का है जो कि हमारे ढाबे पर आकर मेरे मामा और मेरे भाई तैयब को धमकियाँ दिया करता था। इसी के साथ मुदस्सिर मुझे पानी की टंकी में छुपा देते हैं और मेरे साथ वादा करते हैं कि मैं दोबारा ज़रूर लौटूंगा। लेकिन उसके बाद वो तो नहीं लौटे बल्कि आप लौटे हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाई और उसके बाद आपने ही मेरे सर पर एक साया रखा, वरना मैं तो दर बदर भटक जाती या पुलिस वाले मेरे से सवालात कर के मेरे ऊपर ही मुदस्सिर के कत्ल का इल्ज़ाम लगा देते। इसी के साथ बिया अपनी तमाम सच्चाई सर बुलंद खान को बताती है और सर बुलंद खान बिया की ये सच्चाई सुनकर काफ़ी ज़्यादा आभारित हो जाता है। दूसरी तरफ बिया भी रोने लगती है और बिया किसक किसक कर रो रही होती है। सर बुलंद वहाँ से उठता है और पानी का जग उठाकर पानी का गिलास बिया को भर देता है और बिया को तसल्ली देता है कि आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस शख्स ने भी आपकी ज़िंदगी या आपकी खुशियों को बर्बाद किया है उसके साथ मैं निपट कर रहूँगा। सिर्फ इसीलिए ही नहीं बल्कि उसने मेरे दोस्त का कत्ल किया है, वो दोस्त जो बचपन ही से हमारे साथ रहा, बचपन ही से हमारे साथ पला बढ़ा और बचपन ही से मैंने उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। मैं अपनी हर बात मुदस्सिर के साथ शेयर करता था, हत्ता कि मुदस्सिर भी मेरे साथ वो तमाम बातें शेयर किया करता था जो कि उसकी ज़िंदगी में कठिन भिड़ती। इसी के साथ वो बताता है कि जब उसने पहली मर्तबा आपको देखा तो इसके मुतल्लिक भी उसने मुझे तमाम हक़ाइक़ बताए और बताया कि मैं ढाबे वाली लड़की, मैंने उससे कहा लेकिन उसने कहा कि ये आपकी भाभी है। खैर नाजरीन, इसी के साथ सर बुलंद और बिया के दरमियान कुछ मुकालमा होता है और इसी के साथ सर बुलंद बिया से ये भी वादा करता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक न एक दिन मैं आपके घर वालों से आपको ज़रूर मिलवाऊँगा। नाजरीन, अब हम बात करते हैं तोरसम खान की। जिस तरह तोरसम खान का इस्तेमाल उसके मामा हयात खान कर रहे हैं, अब मेरे ख्याल से ज़्यादा देर तक ये बात चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब तोरसम खान की आंखें खुल चुकी हैं। जब उससे यानी कि हयात खान की भतीजी ने तमाम हक़ाइक़ बताए और तोरसम खान को बताया कि तुम अपने दोस्तों और दुश्मनों के दरमियान फ़र्क नहीं कर पा रहे, मुझे तुम पर बहुत अफसोस हो रहा है। हयात खान यानी कि मेरे चचा जब भी चाहें तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं और तुम पागलों की तरह वो काम कर देते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जिस पर वो तोरसम कहता है कि क्या तुम होश में भी हो? तुम्हें मालूम भी है कि तुम मामा पर क्या इल्ज़ाम लगा रही हो? नाजरीन, जिस पर वो खातून तोरसम खान से कहती हैं कि हाँ, मुझे पता है कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। ये मैं इल्ज़ाम तुम पर या चचा पर नहीं लगा रही, जो हकीकत है वही मैं तुम्हें बता रही हूँ। चचा के बारे में तुम नहीं जानते, वो कब चाहते हैं जो चाहते हैं और तुम्हें गुस्सा दिलवा कर तुमसे वही काम करवाते हैं जो कि तुम नहीं करना चाह रहे। नाजरीन, जिस पर तोरसम खान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लड़की से कहता है कि मुझे मत सिखाओ कि मेरा कौन अपना है और कौन पराया है, मेरा कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। लेकिन ए लड़की, मेरी ये बात गौर से सुन लो
ये जो तुम मेरे आसपास भटकती रहती हो, तो मेरी बात ये कान खोल कर सुन लो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाह रहा, जो तुम मेरे आसपास भटकती हो। मेरी ये बात तुम कान खोल कर सुन लो। ये बात मैं तुमसे दोबारा वाज़े तौर पर करना चाह रहा हूँ, या तुम्हें ये बात मैं वाज़े तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि मैं बिया के साथ मोहब्बत करता हूँ और मैं शादी भी उसी के साथ करूँगा। नाजरीन, ये सुनकर उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से से वो तोरसम खान से कहती है कि तुम अंधे हो चुके हो, तुम्हें कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। ये बात तुम याद रखना। मैं जितने प्यार से तुम्हारे लिए ये तोहफ़ा लाई थी, तुमने उतनी ही नफ़रत से मेरे इस तोहफ़े को रद्द कर दिया। मेरी इस मोहब्बत को तुमने ठुकराया है, इसका हिसाब मैं तुमसे ज़रूर लूँगी। नाजरीन, तोरसम खान गरूर में अपना हाथ झटकते हुए उससे कहता है कि बिल्कुल, जाओ जाओ,